नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे क्लास 11th पोल साइंस की। और क्लास 11th पोल साइंस की हमारी एनसीईआरटी की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स को इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करें। अब ये इजी लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स दी गई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करोगे, चाहे आप क्लैट की तैयारी करोगे, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स ही रहेगी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यूं कह सकते हैं, एक छोटा सा इशू है इनके साथ। इशू क्या है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। यानी काफ़ी सारे टर्म्स, काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, जब आप इनको रीड करते हो तो आपको लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से जा रहा है सारा का सारा। तो उसी कंसेप्ट को, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं टर्म्स को हम इजी लैंग्वेज में आसपास के एग्जाम्पल्स के साथ आप तक पहुंचाते हैं, आप तक शेयर करते हैं, ताकि वो कंसेप्ट आपके ठीक से क्लियर हो पाए। और आपको पता है कि कंसेप्ट इज द की, कंसेप्ट ही की है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट में। अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो समझो कि हमारी गाड़ी है वो सही ट्रैक पे है, समझो कि हम बहुत आगे, सबसे आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इसमें हमारा मेन फोकस कंसेप्ट के ऊपर होता है। मेन फोकस जो होता है वो आपके ऊपर होता है कि आपके वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हम कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड के थ्रू इस सीरीज में चैप्टर्स को, कंटेंट को आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा आपका पोल साइंस का। हमारी जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका 4th चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इस चैप्टर को हम समझेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो सारे कंसेप्ट आपके आसपास के कंसेप्ट हैं। जैसे इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि ये एग्जीक्यूटिव होती क्या है, कार्यपालिका क्या होती है, ठीक, यानी कि इसको समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्यपालिका की हमें नीड क्यों है, मतलब इसका काम क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि कार्यपालिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपके आसपास होती है कार्यपालिका, ये ओके, कितने टाइप की होती है उसको हम समझेंगे। उसके बाद जो कार्यपालिका होती है उसमें हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राज्यपाल, ओके, और ये जो आईएएस, आईपीएस ऑफिशियल, ये सभी आ जाते हैं। तो इन सब की भी हम बात करने वाले हैं कि ये कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं या कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या इनके टास्क होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, ओके। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। ये जो चीज़ें हैं अभी तक, क्योंकि आपके इतने डिटेल में नहीं आए हैं ये कंसेप्ट, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जिस बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उनको पता भी होगा मोटे तौर पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे और बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर चाहे प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का है, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिशियल्स है, उनका क्या रोल होता है, ओके। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक का ये 4th चैप्टर रहेगा, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ओके। सबसे पहले आपने जो 6th क्लास से आपने एक चीज़ देखी होगी, चेंज जो आया था सोशल साइंस में, चेंज ही आया था कि आपके पास जैसे उससे पहले ईवीएस होती थी आपके पास, तो 6th क्लास में आपके पास सिविक्स आ गई थी, आपके पास ज्योग्राफी आ गई थी, आपके पास हिस्ट्री आ गई थी, 3 बुक हो गई थी। और जब आपने सिविक्स की शुरुआत की तो सिविक्स में एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ओके। यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं। यानी कि बाकी जो गवर्नमेंट होती है, अगर लोकतंत्र नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि 3 अंग हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी होगी उसमें सरकार के 3 ही अंग होते हैं। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये 3 अंग कौन से होते हैं? एक होती है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, यानी कि 3 अंग हो गए। विधायिका क्या होती है? विधायिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कानून बनाना, ओके, बिलों को पास करना। जैसे अपने यहाँ पे कहा जाए देश के लिए तो संसद, हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या है? विधायिका है। क्या काम करती है? कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों में बदलाव यानी कि संशोधन करती है, और जितने भी बिल होते हैं उन बिलों को पास करती है, जैसे कि इंक्लूडिंग द मनी बिल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो एक अंग ये होता है, ये अलग से काम होते हैं, इनकी अलग से शक्तियाँ होती है। एक अंग होता है कार्यपालिका। अब जो कार्यपालिका होती है उसका क्या कार्य होता है? एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। कार्यपालिका में आ जाते हैं जितने भी मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ओके, मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये आ गए। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर हो गए, ओके। और जैसे आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एलजी हो गए। ये सभी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। इनके साथ साथ आईएएस, आईपीएस जो ऑफिशियल होते हैं, इनके अलावा भी
सिविल सर्वेंट्स जिनको कह सकते हैं, वो सब कुछ इसमें आते हैं। तो जो कार्यपालिका होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है उन कानूनों को लागू करना, नीतियां बनाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक समझ में आ रहा है ना? मंत्री हैं और ये जो ऑफिशियल्स होते हैं क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना, कानूनों को लागू करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, नई नीतियां बनाना। ओके, नीतियां बनाई जाती है कि कैसे बेटर तरीके से शासन को चलाया जा सकता है, शांति व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप सभी को पता है, जुडिशरी हमारी आ गई। न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है न्याय प्रदान करना। इसके साथ साथ ये जो तीनों अंग होते हैं गवर्नमेंट के, ये तीनों अंग क्या करते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं। मान लीजिए कि विधायिका कुछ गलत करी है, ठीक, तो न्यायपालिका उसको रोक सकती है। जो कोर्ट है, कई बार सुप्रीम कोर्ट है, वो देखता है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया जो संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस जो कानून है उसको रद्द कर सकता है। ठीक, और ऐसे ही अगर विधायकों को लगता है कि न्यायपालिका गलत करी है तो इसको भी हटाया जा सकता है। ओके, इसी तरीके से अगर ये लगता है कि कार्यपालिका सही कार्य नहीं करी तो न्यायपालिका उसको कंट्रोल कर सकती है, या विधायिका भी उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक, यानी कि इस टाइप से ये जो एक तरीके से एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ओके, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, यानी कि एक तरीके से बैरियर लगा रखे हैं भाई। एक ऐसा नहीं है कि जैसे डिक्टेटरशिप में होता था कि मैं मर्जी से करूंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या समझना, हमें ये समझना है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक विधायिका जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका इसका मुख्य कार्य होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका इसका मुख्य कार्य होता है न्याय प्रदान करना। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? तो अब इतना तो समझ में आ गया ये कार्यपालिका क्या है, ये सरकार का एक अंग होता है। ओके, एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कार्यपालिका एग्जैक्टली, हमने तो एक लाइन में बता दिया कि ये कानूनों को लागू करती है। क्या इतना सही काम है? नहीं, बहुत सारे कार्य करती है। तो कार्यपालिका क्या है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों कानूनों को लागू करता है। ओके, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो नियम कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उनको लागू करते हैं और प्रशासन का काम करता है। ओके, इसे बोलेंगे हम कार्यपालिका, यानी कि सरकार का वह अंग जो नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सिर्फ कानूनों को लागू करने से बात नहीं बनती, लागू करते हुए बहुत सारे टास्क आ जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो IAS IPS ऑफिशियल्स होते हैं क्या काम करते हैं, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं क्या काम करते हैं, ये भी तो ऑफिशियल है ना। उसके बाद और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आ जाते हैं, क्या काम करते हैं, ये भी उन्हीं कानूनों को लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ उसी कार्यपालिका का हिस्सा आ जाते हैं। तो जो भी नियम कानून होते हैं उनको लागू करना और डे टू डे रूटीन का जो प्रशासन होता है, डे टू डे रूटीन के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करना कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है, यानी कि जो विधायिका है हमारी संसद है। ठीक, राज्यों की बात करें तो वहाँ विधानसभा होती है, उसने कानून बना दिया। कानून क्या बना दिया? जैसे अभी कानून अगर हम बात करें RTE की बात करें, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें ये कानून बना दिया कि सब बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अब सारा काम किसके ऊपर आ गया? यही सारा काम अब कार्यपालिका का आ गया कि आप लागू कीजिए, हमें नहीं पता कैसे करना, ये आपका काम है, आप देखो। ओके, जैसे मिड डे मील स्कीम है, स्कूल में होती है ना मिड डे मील स्कीम, तो कानून बन गया कि ऐसे ऐसे बच्चों को खाना आपको खिलाना है, उनको अवेलेबल करवाना है। अब लागू कौन करेगा? ये लागू करने का काम तो हमारी कार्यपालिका के पास आ जाएगा ना। जैसे कानून बना दिया, प्रदूषण के ऊपर रोक लग गई, पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना है, पॉली बैग्स के ऊपर, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर रोक लग गई, बना दिया, बस बात खत्म विधायिका की। अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। जो फिर उसमें डिपार्टमेंट बनते हुए, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, ये ऑफिशियल्स अलग अलग है। ऐसे जो मंत्री होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उनके पास, तो वो मिलकर के इसी टाइप से काम को बांट लेते हैं और उस कार्य को करते हैं। जैसे आपके स्कूल में आप देखिए कि स्कूल में प्रिंसिपल सर ने या मैम ने सर्कुलर निकाल दिया कि ये चीज़ हमें करनी है, हमें ये देखना है कि बच्चे यूनिफॉर्म में आए, सारे के सारे इधर उधर से ना घूमें। ओके, ये सर्कुलर निकाल दिया है, एक सर्कुलर निकाल दिया, एग्जाम होने हैं। अब उसमें मंत्री बंटे हुए हैं, एग्जाम इंचार्ज अलग हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज अलग है, तो उनको उन आदेशों को
उन कानूनों को लागू करवाना है। तो ऐसा ही कुछ देश में होता है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका, जिसमें मंत्री आ जाते हैं, जिसमें संतरी आ जाते हैं यानी कि ऑफिशियल आ जाते हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, राज्यपाल आ जाते हैं, वो सारे मिलकर के इसी चक्कर का, इसी सिस्टम का, इसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक, समझ में आ गया ना। तो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, अधिकारी शामिल होते हैं। ओके, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि यही कार्यपालिका है कि बस ठीक है कानूनों को लागू करवा दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि बैठे बैठे कह दिया कि यहाँ पे जिन निकलेगा जो हुक्म मेरे आका और हमने कह दिया कि भाई कानूनों को लागू करवा दो, ऐसा नहीं होगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, दौड़ धूप करनी होती है। तो उसमें ये ऑफिशियल जो होते हैं ना, वो भी कार्यपालिका का ही भाग होते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कार्यपालिका के भाग होते हैं, मतलब कार्यपालिका कई टाइप की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? मुख्य तौर पे कार्यपालिका दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हालांकि अगर इस बैच की बात करें तो हो सकता है 9th में ना पढ़ा हो, क्योंकि कोविड के चपेट में आ गए थे। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है कि राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के मुखिया और उनके मंत्री है वो आ जाते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन आएंगे? जो जैसे प्रधानमंत्री हो गए और मंत्रिपरिषद, ऐसे ही मुख्यमंत्री हो गए राज्यों में, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति भी हो गए, राज्यपाल भी हो गए। यानी कि ये सब कुछ राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। ये सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ये नीतियां बनाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? चुने जाते हैं और ये स्थायी नहीं होते हैं। देखिए क्या होते हैं, पहली चीज कि पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे। कि राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री इत्यादि आते हैं। दूसरा कि इनका चुनाव होता है। ओके, तीसरा ये स्थायी नहीं होते। जैसे चुनाव हो गए, एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा चुनाव होगा। जीते तो हो सकता है दोबारा बन जाए, वरना बाहर, फिर नए बनेंगे। ओके, तो ये अस्थायी कार्यपालिका भी इसको कह सकते हैं। स्थायी नहीं होती ना, अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। हो सकता है कि सरकार उसी पॉलिटिकल पार्टी की आ जाए, लेकिन मंत्री वो सेम बने, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, हार भी जाए। ओके, तो राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री। ओके, इतना मतलब एक आध भूल भी जाओ तो डजेंट मैटर। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें देना कि ये इसमें शामिल होते हैं, ये चुने जाते हैं, ये निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। और जैसे कि भारत में बात की जाए तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। तो ये स्थायी नहीं होते, इसको हम अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? दूसरे प्रकार की अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो वो होती है हमारी स्थायी कार्यपालिका। ओके, स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे? स्थायी कार्यपालिका में जो अधिकारी रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रोजमर्रा का जो कार्य करते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। यानी कि इसमें जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, या फिर जैसे अगर हम बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके ऑफिशियल्स हो गए, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? वो स्थायी कार्यपालिका में आ जाएंगे। ये सदस्य चुने नहीं जाते। ऐसा कभी देखा कि चलो IAS बनाते हैं, वोट डाल के आए? हुआ ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता ना। IAS वोट से नहीं बनते। आपके अगर एजुकेशन ऑफिसर है तो वो वोट से नहीं बने, बल्कि वो नियुक्ति होती है उनकी। चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। जैसे कि एग्जाम वगैरह होते हैं, एक अलग क्राइटेरिया सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति की जाती है। और ये स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सरकार बदल जाती है लेकिन ये नहीं बदलते। जैसे इनकी एक रिटायरमेंट की एज फिक्स होती है, एज फिक्स है तब तक रहेंगे। जैसे अगर हमारी बात की जाए तो हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो मतलब गवर्नमेंट चेंज हो सकती है लेकिन ऑफिशियल वो सेम रहेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा ना? क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि स्थायी कार्यपालिका में ऑफिशियल्स, अधिकारी आ जाते हैं और इनका चुनाव नहीं होता, बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। एक निश्चित समय के लिए, लंबे समय के लिए इनकी नियुक्ति होती है। सरकार बदल सकती है लेकिन ये सरकार बदलने के साथ ये नहीं बदलते, इसलिए इसको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के प्रशासन के लिए, क्योंकि सरकार अगर बदल गई तो वो काम रुकना नहीं चाहिए। उस सिस्टम को बनाए जो रखेंगे वो बनाए रखेंगे ये स्थायी कार्यपालिका के ऑफिशियल्स। क्लियर? यानी कि दो टाइप की हो गई, राजनीतिक हो गई और दूसरी स्थायी कार्यपालिका हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि ये कार्यपालिका करती क्या है। जैसे हमने मोटे तौर पे बात की थी ना, आपने 6ठी क्लास में, 6th क्लास में भी यही पढ़ा होगा कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों को लागू करना। क्या सिर्फ इतना सा काम है? बहुत सारे काम है। 5 मार्कर का ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि क्या क्या कार्य करती है। तो इसमें पहला जो कार्य है
वो ये कि सरकार की नीतियों को लागू करती है, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ रहेगी उन पॉलिसीज़ को लागू करना है। अब गवर्नमेंट ने जैसे अभी कहा हर घर तिरंगा, ओके, इट इज़ लाइक दैट पे पॉलिसी, तो उसको एग्जीक्यूटिव वो कोशिश करेगी कि जो डीसी वगैरह थे वो पूरा लग करके कि नहीं इसको पूरा करवाना है अपने को, या कोई कानून बन गया, जो भी कानून बना उसको लागू करवाना वो कार्यपालिका का कार्य होता है। तो सरकार की नीतियों को लागू करना, विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना, उनको लागू करवाना, ये सब कुछ कार्य होते हैं कार्यपालिका के। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कार्य यही होता है कि कानून बनाए विधायिका ने, कानून बनाए संसद ने, कानून बनाए हमारी विधानसभा ने, उसको लागू करवाना है जो भी बनाया है। ठीक। दूसरा होता है कि ये जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें सरकार की सहायता भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मंत्री, जैसे आपने देखा होगा कि अमूमन जो मिनिस्टर्स होते हैं इतने एजुकेटेड नहीं होते, 12th भी हैं, 10th भी हैं, ओके, अनएजुकेटेड भी मिनिस्टर बन सकता है। अब उसमें ऐसा इतना नॉलेज थोड़ी होगा कि सारे फैक्ट वगैरह लेकर के, और कानून बनाना कोई छोटी सी चीज़ थोड़ी है, कोई क्लास का टाइम टेबल थोड़ी है जो बना दिया कोई ना कल दोबारा चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसमें जो सहायता करते हैं ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये ऑफिशियल जो हैं वो सहायता करते हैं कि किस कानून की ज़रूरत है, किस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, उसकी भाषा लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो पर्दे के पीछे काम होता है वो ये ऑफिशियली करते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर आकर के सारा काम करेगा, दे दनादन दे दनादन, नहीं, उसमें ऑफिशियल होते हैं, वो सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ कीजिए, अनाउंसमेंट वो करते हैं। तो ये कानून निर्माण में भी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है कि कार्यपालिका ये भी देखता है कि किसी देश के साथ, अगर हम देश की बात करें तो किसी देश के साथ कैसे संबंध रहेंगे। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री जी गए और बस हो गया, नहीं, मेंटेन कौन रखेगा? मेंटेन तो जिनका रोज़ का आना जाना है, रोज़ का जो डीलिंग होगी वो तो कार्यपालिका के ऑफिशियल करेंगे ना। तो ये जो संबंध होते हैं, चाहे वो राज्यों के बीच में हो, देशों के बीच में हो, उन संबंधों का संचालन जो है वो कार्यपालिका करती है। विभिन्न प्रकार की जो संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, उनका भी जो मसौदा तैयार किया जाता है कि ये संधि होनी चाहिए, हमें ये फ़ायदा रहेगा, इस टाइप से होना चाहिए, तो उसका सारा मसौदा, भूमिका वो जो तैयार करती है वो कार्यपालिका के ऑफिशियल ही तैयार करते हैं। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पे ये देखिए कि जैसे जो कार्यपालिका का हिस्सा होता है, कौन होता है? जो देश का मुखिया होता है। देश का मुखिया, जैसे अपने यहाँ पे देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति हैं, ओके। अब जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति क्या होते हैं? वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। वो युद्ध में भाग नहीं लेते, लेकिन देखिए डायरेक्शंस तो देंगे ना कि ये चीज़ होनी चाहिए जब इस टाइप की स्थिति आती है। यानी कि इनका ये भी कार्य होता है कि युद्ध के समय में इनका कार्य और बढ़ जाता है। तो ये हमने मोटे तौर पे बात की कि कानूनों को लागू करना, कानून बनाने में सहायता करना, राज्यों के संबंधों का संचालन करना, संधियों समझौतों का मसौदा तैयार करना, ओके, और आपात स्थिति में कार्य और ज़्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य होते हैं कार्यपालिका के। उसके बाद ये जो हमारी कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका के अगर हम बात करें कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है, तो उसके आधार पे प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार की मुख्य तौर पर हो सकती है। जस्ट ए मिनट। 3 प्रकार की मुख्य तौर पे हो सकती है। एक हो सकती है संसदीय सरकार, ओके, यानी कि कार्यपालिका तो वही हुई ना जो कानूनों को लागू करेगी। तो ये तो कई टाइप से भी हो सकती है ना। तो ये 3 टाइप से हो सकती है। एक हो सकती है संसदीय सरकार। संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपने देश में संसदीय सरकार है, ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, यूएसए में संसदीय सरकार नहीं है, ओके। अब मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए कि जो संसदीय प्रणाली वाले देश होते हैं उसमें कार्यपालिका का कार्य राजा या राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यानी कि नाम तो ये चलेगा, जैसे अपने देश में क्या राष्ट्रपति है, नाम के मुखिया होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, नॉमिनल पावर्स होती है, नाम उनका चलता है लेकिन काम कोई और करता है। कौन करता है अपने देश में? प्रधानमंत्री करते हैं। समझौते होते हैं किसी भी देश के साथ, किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो संसदीय प्रणाली वाले देशों में क्या होता है कि कार्यपालिका का मुखिया तो रहेगा राजा, जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट होते हैं ना, तो वहां पे राजा रहेगा। अपने देश में राष्ट्रपति है, लेकिन उनकी शक्तियां नाम मात्र की होगी, ओके, यानी कि वो नाम के लिए औपचारिक तौर पर काम करेंगे। वास्तविक जो शक्तियां होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है, ओके, यानी कि वो राष्ट्रपति या राजा के नाम से शासन चलाते हैं, समझौता उनके नाम से करते हैं, ठीक। और जो मंत्री परिषद होता है यानी कि वो ही सरकार होती है, और सरकार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं ऐसे देशों में प्रधानमंत्री, ओके, यानी कि
ये संसदीय प्रणाली होती है। जैसे कि ब्रिटेन में है, भारत में है, कनाडा में है, जापान में, वहाँ पे ऐसा ही है। यानी कि कनाडा की बात करें, जापान की बात करें, जापान और ब्रिटेन में तो सम्राट होते हैं, राजतंत्र है अभी भी, लेकिन वहाँ पे संसद जैसे अपने यहाँ पे चुने जाते हैं ना लोकसभा के लिए, तो ऐसे ही लोकसभा के लिए चुने जाएंगे। फिर जिस दल को बहुमत मिलेगा, जिस दल को बहुमत मिलेगा, बहुमत कितना होता है, आधे से एक ज़्यादा सीट, ठीक। जैसे अपने यहाँ पे 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, तो 272 सीटें चाहिए, चाहे एक पार्टी को मिल जाए या फिर मिली जुली खिचड़ी सरकार बन जाए। तो उस पार्टी को जिसको बहुमत मिल गया, उसमें से एक नेता जो चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, सारी सरकार को वो चलाएगा, ड्राइविंग सीट पे वो बैठेगा। ओके, यानी कि उसके पास है। साइड वाली सीट पे राष्ट्रपति बैठे हैं, नाम का जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसी प्रणाली जहां पे संसद के द्वारा सरकार का मुखिया चुना जाता है, यानी कि संसद के सदस्य चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे, और उनमें से कोई एक लीडर है वो देश की सरकार का मुखिया बनेगा, उसे बोलते हैं संसदीय प्रणाली। क्योंकि इसमें पार्लियामेंट पावरफुल होती है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में से बनता है, यानी सरकार का मुखिया पार्लियामेंट में से बनता है, तो उसे बोलते हैं हम संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली है, ऐसा ही ब्रिटेन में, ऐसा ही जापान में, ऐसा ही कनाडा में, ऐसा ही पाकिस्तान में। ओके, समझ में आ गया ना, इसे बोलते हैं संसदीय सरकार। उसके बाद दूसरे प्रकार की कार्यपालिका हो सकती है, यानी कि है तो इसमें भी कार्यपालिका, काम तो वही रहेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का काम तो वही सेम ही रहना है, लेकिन तरीका अलग है चुने जाने का। ऐसे ही कुछ देशों में अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अध्यक्षीय सरकार होती है। इसे हम राष्ट्रपति प्रकार की सरकार भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति हो वहां पे, तो इसे हम कहेंगे अध्यक्षीय सरकार, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो अध्यक्षीय सरकार होती है, इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक शक्तियों का मुखिया होता है, यानी कि इसमें नाम का चौधरी नहीं होता, वास्तव में वो चौधरी होता है, सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। ऐसे देशों में जहां अध्यक्षीय कार्यप्रणाली कार्य करती है, वहां सचिव या मंत्रीगण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। सारी पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है यहाँ पे। जैसे यूएसए में है, यूएसए में क्या, जो बाइडेन अभी हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, सारी पावर उनके पास होती है। जैसे ब्राज़ील में है, पेरू में है, कोस्टा रिका में है। तो इस प्रकार के जो देश होते हैं वहाँ पे सबसे पावरफुल, जैसे रशिया की बात करें, सबसे पावरफुल पर्सन कौन से होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, और वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। डायरेक्ट मतलब वहाँ की जनता डायरेक्ट चुनती है। और जो पार्लियामेंट तो होती है, लेकिन पार्लियामेंट में बहुमत से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, अपने देश की तरह नहीं होता। अपने देश में क्या है, संसदीय प्रणाली है। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ पे राष्ट्रपति ही कर्ता धर्ता होते हैं, चौधरी वही होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल वही होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली, कि ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और जिसमें पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, तो उसे हम अध्यक्षीय सरकार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राजील, पेरू, कोस्टा रिका, इन देशों में इसी प्रकार की प्रणाली होती है, यानी कि इस टाइप की कार्यपालिका भी हो सकती है। ठीक, अब एक और होता है, एक और होती है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि खिचड़ी, एक तरीके से बीच का रास्ता, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। अब ये क्या होती है कि जैसे नाम से ही लग रहा है कि मतलब कुछ कुछ मैटर मिलेंगे और कुछ अलग होंगे, कि अर्ध अध्यक्षीय जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली जो होती है उनके बीच का रास्ता होता है। जैसे रूस, फ्रांस और श्रीलंका में इस प्रकार की प्रणाली वो कार्य करती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वह प्रधानमंत्री को अपॉइंट भी करता है, प्रधानमंत्री संसद से होता है, और दोनों के बीच में शक्ति का संतुलन होता है, यानी कि कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी, कुछ शक्तियाँ हालांकि कम होगी, कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री के पास भी होगी। तो श्रीलंका की बात करें, जैसे वैसे कहा जाए तो रशिया में भी राष्ट्रपति के पास है मैक्सिमम पावर्स, लेकिन लिटिल बिट जो पावर है, थोड़ी बहुत पावर है, वो प्रधानमंत्री के पास भी होती है। तो वहां पे होती है अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। तो 3 प्रकार की प्रणालियां काम करती है लोकतंत्र में जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि कार्यपालिका स्थायी हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, और कार्यपालिका काम करने या चुने जाने के आधार पे 3 प्रकार की हो सकती है, संसदीय प्रकार की, अध्यक्षीय प्रकार की और अर्ध अध्यक्षीय प्रकार की भी हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली होती है इसमें अंतर क्या होता है फिर, यानी कि दोनों में कोई तो अंतर होता होगा। बिल्कुल होता है। क्या डिफरेंस होता है?
पहला ये कि जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं, यानी कि इसमें वास्तविक शक्तियां किनके पास होती है, संसदीय प्रणाली, यानी कि संसदीय कौन सी है, भारत वाली। इसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होते हैं उनके पास वास्तविक शक्तियां होती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का मुखिया होता है, यानी कि वहां पे प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति मुखिया होते हैं। पहला अंतर तो ये होता है। दूसरा, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं, यानी कि वो विधानमंडल में जैसे संसद हो गई, यानी कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य वो संसद के सदस्य होने चाहिए, ठीक, कंपलसरी है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में जो मंत्री हो विधानमंडल के सदस्य हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता सदस्य हों, यानी कि राष्ट्रपति का तो चुनाव होगा, उसके बाद मंत्री किसको बनाना है वो डिसाइड करेगा, चाहे वो चुने हुए सदस्य हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ पे ये है कि मंत्री बनना है तो उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है। संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि मंत्री जितने भी चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, संसद से चुने जाते हैं, तो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनको संसद में जवाब देना होता है। संसद में उनको बहुमत की नीड होती है, बहुमत गया सरकार गई, ओके, मतलब टाटा बाय बाय हो जाएगी वहाँ से। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनका विधानमंडल से कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई भी कनेक्शन नहीं होता। वहाँ पे सरकार किसकी बन रही है, किसके सदस्य कम हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति चुने गए तो चुने गए, वो अपनी सरकार को चलाएंगे, ठीक। यानी कि एक ये भी अंतर होता है। एक अंतर जो फोर्थ रहेगा कि संसदीय प्रणाली में जो निचला सदन होता है, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है, कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। भंग कर सकता है ना राष्ट्रपति, कब कर सकता है, मान लीजिए कि किसी भी दल के पास बहुमत ना हो। जब बहुमत ना हो तो सरकार नहीं बनेगी, तो क्या करना होता है, अगला चुनाव हो। अगला चुनाव कब होगा, जब राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, ओके। जबकि अध्यक्षीय जो प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर पाता, यानी कि उसमें ये कि वो अपनी सरकार चला रहे हैं तो वहां पे सरकार तो बननी नहीं, सरकार बननी नहीं तो उसमें तो कोई रोल ही नहीं है ना कि इसके सदस्य कम है ये ज़्यादा है, तो वहाँ भंग नहीं होता। अपने यहाँ पे भंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, एक बार वो 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद किसी और दल की भी सरकार नहीं बन पाई, भंग कर दी गई, उसके बाद नए इलेक्शन हुए, तो ऐसे भंग हो सकती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में भंग नहीं होता, कोई भी उसका चाहे वो अपर हाउस या लोअर हाउस है वो भंग नहीं हो सकता। संसदीय जो हमारी प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट है अपने यहाँ पे और उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, कोई उठा दे मुद्दा कि नहीं वोटिंग होगी, वोटिंग करके प्रूव करो कि आपके पास मेजोरिटी है। अब वोटिंग करवाएगी और पता चला कि नहीं उनके तो काफ़ी सदस्य भाग गए हैं या उन्होंने जो सहयोगी दल थे उन्होंने छोड़ दिया गठबंधन, और वोटिंग में वो 273 जो मेजोरिटी चाहिए वो पार नहीं कर पाए, कम रह गए, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, ओके। यानी कि इस टाइप से गिर जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, एक वोट से गिर गई थी। तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अगर जिस भी दिन बहुमत गया, टीम की संख्या कम हो गई तो सरकार गिरेगी। अभी महाराष्ट्र का आपने खेला देखा होगा, क्या हुआ था वहाँ पे श्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी सरकार गिर गई, शिंदे जी हैं, उनकी सरकार बन गई, ऐसा कुछ हो सकता है। जबकि जो विधानमंडल को मंत्रिमंडल में, जबकि अगर हम बात करें अध्यक्षीय प्रणाली में, तो विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ना तो मंत्री विधानमंडल के सदस्य होते, वहाँ से संसद के सदस्य नहीं होते ना अध्यक्षीय प्रणाली में, तो वहाँ पर तो कोई ऐसा झोल है ही नहीं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलेंगे कि वो लेकर के आओ और हटा दो, ऐसे हट ही नहीं सकते वहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है। इसमें से मोटे तौर पे एक डिफरेंस ये मुझे नज़र आया कि जो संसदीय प्रणाली में सरकार होती है वो मतलब थोड़ी सी कमज़ोर, यूँ कह सकते हैं कमज़ोर इसलिए कि वो बीच में कभी भी सरकार गिर सकती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली होती है उसमें जो सरकार होती है वो ज़्यादा टिकाऊ होती है, क्योंकि उसमें एक बार चुने गए तो उसके बाद हटाना लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो ये हो गया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। इसको एक बार थोड़ा सा और देखोगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, यानी कि हमारे वाले सिस्टम में और जो यूएसए का सिस्टम है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो प्रणाली है भारत में कैसी है, संसदीय प्रणाली है, उसकी कमियाँ क्या हैं, ओके।
उसकी अगर कमियां की बात करें तो इसमें एक तो पहली जो कमी होती है वो त्रिशंकु लोकसभा की संभावना बनी रहती है। अब त्रिशंकु का क्या मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ पे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को भी मेजोरिटी ना मिले। ओके, जब किसी को भी मेजोरिटी ना मिले तो क्या होगा, त्रिशंकु लोकसभा बोलेंगे। त्रिशंकु लोकसभा का मतलब होगा कि किसकी सरकार किसी की भी नहीं बनी, उसके बाद जुगाड़ करके सरकार बनाई जाती है और जुगाड़ू सरकार होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो एक तो ये जो संसदीय प्रणाली होती है, चाहे वो भारत में ज़्यादा संभावना है क्योंकि भारत में राजनीतिक दल ज़्यादा है, ऐसी नौबत आ जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात कर रहे थे तो उसमें 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें भी ऐसा ही कुछ था, यानी कि बहुत सारे दल मिलकर के फिर एक खिचड़ी प्रकार की सरकार चला रहे थे। तो इसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिले। कई बार छोटे छोटे दल जिनके पास 2, 4, 6, 12, 15 इस प्रकार की सीटें होती हैं, उनके मेंबर जीते होते हैं, तो उनको मिलकर के फिर सरकार बनानी होती है। तो ये दिक्कत आती है और इससे क्या होता है कि कई बार दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मतलब वहाँ पे खिचड़ी सरकार बनेगी और खिचड़ी सरकार बनने से क्या होगा, अस्थिरता आ जाती है। इसे हम राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। और इस प्रकार जो खिचड़ी सरकार की जो सरकार बनती है उसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर क्यों होते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें छोटे छोटे दल है उनका भी ध्यान में रखना होता है, उनके विचारों को भी सुनना होता है, वरना वो कहेंगे कि भाई आप चलाओ सरकार, हम तो गए, और उन्हें पता है कि वो गए तो भाई सरकार गई। ठीक, तो ये दिक्कत रहती है। तो ये एक कमी है भारतीय संसद प्रणाली की, जो नहीं कि संसदीय प्रणाली की कमी सारे देशों में हो, अपने यहाँ पे ज़्यादा। अपने यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टीपल जो पार्टी सिस्टम है, अपने यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो यहाँ दिक्कत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हम ये भी थोड़ा सा समझेंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली को हमने क्यों अपनाया। कि मान लीजिए कि हम अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ भी तो जा सकते थे, इसके कारण क्या है, तो इसके 3 कारण हैं। एक तो ये कि यदि सीधे तौर पे राष्ट्रपति को चुना जाता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और तानाशाह या निरंकुश बनने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, संभावना बढ़ जाती है कि वो किसी की ना सुने, अपने ही बल पर फिर संविधान वगैरह में बदलाव भी कर सकता है। तो हमारे जो उस वक्त के राजनेता थे जिन्होंने संविधान को तैयार किया, वो इस प्रकार की कोई भी संभावना, गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे कि हमें लोकतंत्र की तरफ जाना है और लोकतंत्र 24 कैरेट शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध सोना होना चाहिए। तो इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। दूसरा, भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रपति का सीधे चुनाव से काफ़ी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। एक ये भी था कि राष्ट्रपति का सीधे तौर पे चुनाव हो, पूरे देश के लोग एक ही राष्ट्रपति को चुने, तो यहाँ पर वो लंबा चलता, मतलब एक राष्ट्रपति चुने जाते, हर राज्य में जाते, लोगों से मिलते, तो ये मतलब 1-1.5 साल की प्रोसेस हो जाती, खर्चीली भी होती और उसमें दिक्कत भी आ सकती थी क्योंकि कितने कैंडिडेट खड़े होंगे, कैसे होगा, तो वो व्यवस्था हमें सही नहीं लगी। तीसरा, कि भारतीय जो राजनेता थे वो ब्रिटिश की राजनीतिक प्रणाली से काफ़ी अच्छे से परिचित थे क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन में थे, तो ब्रिटेन में इसी टाइप की संसदीय प्रणाली थी, तो हमने देखा कि वो प्रणाली बड़ी सक्सेसफुल है। हमने देखा कि वहाँ पे जैसे युद्ध के समय या इस प्रकार का कठिन समय आता है तो उस वक्त भी वो कामयाब है। उसमें सभी प्रकार के लोग जो होते हैं, अलग अलग समूह से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। तो हमने उसी को ही अडॉप्ट कर लिया कि भाई हमारे लिए देखा परखा है, ये सिस्टम ही ठीक है। ओके, तो इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमारी जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, जैसे राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं, या राष्ट्रपति है उनका चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ से चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं वो वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, अभी अगर बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारी राष्ट्रपति हैं। तो अपने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब कि हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते, जैसे आपने विधायक को हम वोट डालते हैं, हम वोट डालते हैं MP को, डालते हैं ना, राष्ट्रपति को वोट डालते हैं आपके पेरेंट्स नहीं डालते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, यानी कि हम वोट डाल करके नहीं चुनते उनको। तो उनको कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे, कि हम चुनते हैं MP और MLAs को, और जो MP और MLAs है जिनको हमने सांसद चुना, हमने विधायक चुना, वो MP और MLAs हैं, वो फिर वोट डालते हैं प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली चुना जाता है कि हमने उनको चुन दिया और वो आगे वोट डालेंगे।
यानी कि इस तरीके से चुनाव होता है। तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जहाँ से वो संसद सदस्य चुने गए या फिर वो विधायक चुने गए, तो जिस इलाके से वो चुने गए वहाँ पे कुल कितने वोट हैं, उतने ही वोट उस सदस्य के माने जाएंगे। जब उसने एक डाला तो एक वोट नहीं माना जाएगा, वहाँ पे जितने लोग हैं, जितनों लोगों के वोट हैं, उतने ही वोट उसके संख्या में काउंट होते हैं। तो इस तरीके से उनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, यानी कि कितनी उम्र और कार्यकाल वगैरह की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए हमारे देश में न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो 5 वर्ष तक रहे, आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि वो दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है कि वो एक ही बार चुना जाएगा या दो ही बार चुना जाएगा। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है बस, और वहाँ पे कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। श्रीलंका की बात करें 6 वर्ष का होता है। अपने यहाँ पे कितना है? 5 ईयर्स का है। कितनी बार चुन सकता है? अनलिमिटेड टाइम, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या रोक नहीं है। तो अपने यहाँ पे न्यूनतम आयु हो 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ओके, उन पर कोई गंभीर किस्म के आरोप नहीं होने चाहिए, और राष्ट्रपति का कार्यकाल एक बार चुनने के बाद 5 वर्ष का होता है, हालांकि वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। जैसे हम आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री या हटना होता है, तो उनका सीधा सा मतलब कि अगर सरकार को बहुमत ना रहे तो हटना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, ऐसी नौबत आ जाए, तो क्या प्रोसीजर है? तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाअभियोग चलाया जाता है। ओके, क्या चलाया जाता है? महाअभियोग इसे बोलेंगे। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करते हैं। यानी कि ऐसा कब होगा? जब वो संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो कि जो देश की संविधान की गरिमा के खिलाफ हो, जब वो अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तब उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, पेश किया जा सकता है। यानी कि कोई भी सदस्य वो इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है कि महाभियोग का प्रस्ताव हम पेश करें। उसके बाद उसको कैसे किया जाएगा कि उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद वो पास हो जाएगा एक सदन से, यानी कि उसके ऊपर ऐसा नहीं कि सीधा प्रस्ताव रख दिया और उसके बाद पास हो गया, उसके ऊपर बहस होती है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है डिटेल में कि क्यों हटाया जा रहा है। उसके बाद वोटिंग होती है। अगर 2/3 मतलब 66%, अगर मान लीजिए राज्यसभा में पहले पेश किया गया 66% है, उन्होंने वोट दे दी कि भाई ठीक है पास हो गया, फिर वो जाएगा लोकसभा में। अब वो लोकसभा में अगर जाएगा तो उसके बाद उसमें उसकी जांच होगी, डिबेट होगी, बहस होगी। उसके बाद वहाँ से 2/3 बहुमत से अगर स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। इसे बोलते हैं महाभियोग। ओके, यानी कि महाभियोग है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के पास 2/3 बहुमत से अगर वो महाभियोग पास हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई है। ओके, तो इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्य या शक्तियों की बात करेंगे कि क्या क्या कार्य या शक्तियां होती है। तो इनके शक्तियों को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां कि जो प्रैक्टिकली वो काम करते हैं। ओके, तो केंद्र की जो जितनी भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन नाम की होती है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि चलो मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट है, ऐसा नहीं होगा। उसे नियुक्ति उसी की करनी पड़ेगी जिस दल के नेता को, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हो लोकसभा में, उस दल के नेता को जो उन्होंने चुना है उसको ही वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे। ऐसे ही उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। प्रधानमंत्री जी उनको एक लिस्ट देते हैं कि भाई इनको मंत्री बनाना है, उनको नियुक्ति करते हैं। तो सुनने में तो अच्छा लगता है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये नामात्र की शक्तियां होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी करेंगे? बहुमत दल के नेता की, और मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, यानी कि ये पहला कार्य होता है। दूसरा, राष्ट्रपति है वो भारत के अटॉर्नी जनरल,
नियंत्रण और महालेखा प्रेक्षक बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं, ओके, गवर्नमेंट के। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो गए या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो गए, इनके जो न्यायाधीश हैं, राज्यपाल जो है, और जो विदेशों में राजदूत होते हैं, हमारे एम्बेसडर होते हैं, और विदेशों में अन्य जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी सबकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, सुनने में अच्छा लग रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे, एक लिस्ट बना के देंगे कि भाई इसको अपॉइंट कर दो, और राष्ट्रपति जी को अपॉइंट करना होता है। लेकिन कहने में आ जाएगा कि ये शक्तियाँ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि अपॉइंट तो वही कर रहे हैं ना। ये अलग बात है कि उनको लिस्ट दी जा रही है, पर्ची दी जा रही है, उनको सजेस्ट किया जा रहा है, उनको सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है। हाँ, ये वास्तव वाली शक्तियाँ कि मान लीजिए किसी राज्य में सरकार है, वो गिर जाए, ठीक, चुनी हुई सरकार, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होगा, तो उस वक्त उस राज्य के मुखिया हो जाएंगे एक तरीके से राज्यपाल, और राज्यपाल राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वहाँ पे शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास रहेंगी। तो ये कार्यकारी शक्तियों की हम बात करें कि जो एक्चुअल में पावर होती है सीधे तौर पे। उसके बाद कानूनी शक्तियाँ होती है। कानूनी शक्तियाँ कौन सी होती है? पहली ये कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। वह संसद का एक सत्र बुला सकते हैं, उसे स्थगित भी कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति होते हैं वो संसद, जब हम बात करते हैं ना संसद, तो संसद में 3 चीज़ें होती है हमारी संसद में, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 अंग हैं संसद के। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं क्योंकि संसद कानून बनाती है। कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति जी उसको साइन ना करते। ठीक, समझ में आ गया ना? तो ये संसद के अंग होते हैं, ये सदन के सत्र को बुला भी सकते हैं और उसको स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग भी कर सकता है, हालांकि इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई कैसे? नियम व शर्तें लागू आता है ना किसी प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई कर दो भंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे पुराने समय में होता था ना, राजतंत्र में होता था सैनिकों आक्रमण, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि भंग हो गया। भंग तब करेंगे जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, सरकार बनाने की चांसेस किसी के ना रहे, तब वो भंग कर सकते हैं। कानून बनाने के लिए और संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक होती है, यानी कि पहले मंजूरी ली जाती है। हालांकि मंजूरी देनी होती है लेकिन ली जाती है एटलीस्ट। ठीक, इसके साथ साथ राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। हालांकि इसमें भी ये मतलब बैकडोर से हम कह सकते हैं कि कई बार सरकार ये चाहती है कि हमें एक कानून चाहिए। ठीक, अब कानून चाहिए और उस वक्त या तो संसद का सत्र नहीं चल रहा, या फिर सरकार चाहती है कि अगली बार जैसे मॉनसून सत्र होगा या फिर जो शीतकालीन सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, तो उस वक्त हम कानून पास करवा लेंगे। तब तक उन्हें इमरजेंसी में चाहिए, तो उसको अध्यादेश जारी कर देते हैं। ओके, एक अध्यादेश जारी कर दिया, तो अध्यादेश क्या होता है? वो एक टेम्परेरी कानून होता है, 6 महीने में उसको संसद से पारित करवा लेंगे तो वो कानून बन जाएगा। तो ये अध्यादेश कौन जारी करता है? ये अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, हालांकि सरकार की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जारी करते हैं, लेकिन जारी तो करते हैं ना। ओके, यानी कि जारी तो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ये उनकी विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ। इसके साथ साथ बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधायक कानून भी नहीं बन सकता, यानी कि कोई भी विधेयक, विधायक नहीं विधेयक, कि कोई भी विधेयक जैसे जो संसद ने पारित कर दिया ना, तो कानून नहीं होता, वो होता बिल, विधेयक होता है। बिल कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर देंगे, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो ये होगी कानूनी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, कि कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी होती है। न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती हैं राष्ट्रपति की? कि राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि किसी को भी सजा हो गई, चाहे मृत्युदंड हुआ हो या किसी प्रकार की गंभीर सजा हुई, राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं या फिर माफ़ भी कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, चाहे उसको मृत्युदंड ही क्यों ना सुनाया गया हो, इस प्रकार की सजा। तो एक ये न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को संपूर्ण क्षमादान भी दे सकते हैं और सशर्त माफ़ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने किसी भी शक्तियों का या कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। एक ये भी शक्ति है कि अपने कार्यों के लिए, अपनी शक्तियों के लिए न्यायालय के प्रति जवाब नहीं है, यानी कि उनके ऊपर देश की किसी भी अदालत में जब तक वो राष्ट्रपति है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये उनकी न्यायिक शक्तियों में आ जाता है। ठीक, यानी कि हमने इनको 4 लाइनों में कर दिया है। वैसे 2 ही शक्तियाँ, एक तो ये कि वो किसी की सज़ा को माफ़ या कम कर सकते हैं, दूसरा ये कि वो न्यायालय के प्रति जिम्मेवार नहीं होते। इसका मतलब है कि उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उसके बाद आ जाती है राष्ट्रपति की, हमारे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। ओके, आपातकालीन शक्तियाँ कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं ये। तो युद्ध और विदेशी आक्रमण या सशस्त्र जो विद्रोह हो गया, सशस्त्र, ओके, विद्रोह कर दिया, सेना ने कर दिया, कहीं पर भी हो गया, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है, युद्ध होता है, विदेशी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, उस वक्त जो काफ़ी सारे कानून शक्तियां हैं वो सरकार के पास थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं, तो ये काम राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक राज्य में गड़बड़ हो रही है, ओके, हालात बिगड़ गए हैं, चाहे वो सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है, तो उस राज्य में भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है, आपातकाल की घोषणा हो सकती है। वित्तीय संकट की स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे श्रीलंका में अब हुआ है, आर्थिक मंदी आ गई है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, इमरजेंसी वहाँ पे इम्पोज कर दी गई है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया। तो अगर वित्तीय संकट हो, मान लीजिए कि विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, सब कुछ शांति है, लेकिन पैसे की तंगी आ गई है, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सिस्टम गड़बड़ा गया, महंगाई बढ़ गई है, भूखमरी की नौबत आ गई, लोग सड़कों के ऊपर आ गए, तो उस वक्त वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र काम करना बंद कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, तो ये भी एक तरीके से आपातकाल होता है। ओके, तो ये आपातकालीन शक्तियाँ होती है कि राष्ट्रपति इमरजेंसी में क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये थे राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे उनके ऊपर महाभियोग चलाई जा सकती हैं, और उनकी अलग अलग शक्तियाँ क्या होती हैं। इसमें एक छोटी सी टर्म आपकी NCERT की बुक में और दी गई है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? जैसे वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर के बारे में आपने अभी नहीं, आगे 12th क्लास में जाकर के आप सुनोगे कि जो पढ़ोगे कि जो यूएनओ होता है तो उसमें 5 देश है जिनके पास वीटो पावर होती है। ऐसे हमारे राष्ट्रपति के पास एक पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो क्या होती है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वो पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई विधेयक है, वो कानून कब बनेगा? तब बनेगा जब राष्ट्रपति जी उसके ऊपर साइन कर दें। साइन नहीं किया और ना ही उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया, कि कुछ नहीं किया, तो वो उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि हमने वीटो कर दिया कि हम इससे सहमत नहीं है, या तो इसको चेंज कीजिए, बदलाव लेके आइए, यानी कि उसको हम पॉकेट वीटो कहेंगे। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ना तो हस्ताक्षर करते हो ना ही वापस लौटाते, रख लेते हैं, तो वो पॉकेट वीटो कहलाता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी की बात हो रही है, उनके पद की बात हो रही है, प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात उठती है कि हमने हर लाइन में ये कहा कि ये कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, नामात्र के मुखिया होते हैं, नॉमिनल पावर्स होती है, नाम उनका चलता है लेकिन काम कोई और ही कर जाता है, उन्हीं के खिलाफ पे कार्य करने होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फिर इनकी ज़रूरत क्या है, राष्ट्रपति की पोस्ट ही हटा दो। तो यहाँ क्यों ज़रूरत है कि संसदीय व्यवस्था में ऐसा होता है कि समर्थन न हो तो मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। जो हमारी संसदीय प्रणाली में क्या होता है, मान लीजिए कि किसी सरकार के पास समर्थन नहीं है, तो क्या हुआ, सरकार गिर गई मतलब उसके बाद अगले इलेक्शन होंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्र प्रमुख की हमें आवश्यकता पड़ेगी, कि उस वक्त कोई तो होना चाहिए ना घर को संभालने वाला, कोई तो हो, मतलब वो नहीं है, सरकार नहीं है, इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त किसी मुखिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर विदेशी आक्रमण हो जाए या फिर वो रोज़मर्रा के हमें काम को तो चलाना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्थायी तौर पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, तो वो प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंस में उपराष्ट्रपति ये सारे काम करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति के पद है, उसका सृजन किया गया है, उसकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। तो ये बात हुई राष्ट्रपति की, जो कि कार्यपालिका के एक प्रमुख अंग होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उपराष्ट्रपति है, उनका रोल हमारी कार्यपालिका का ही अंग है, लेकिन उनका रोल थोड़ा सा कम होता है, सीमित होता है। उपराष्ट्रपति जो हमारे देश में होते हैं, उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो अलग चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा होते हैं वहाँ से सभापति चुने नहीं जाते। यानी जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक ही होंगे। राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए
या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग द्वारा उनको हटा दिया गया या अन्य किसी कारण के कारण अगर उनका पद रिक्त हो जाए, इलेक्शन आगे पीछे हो गया, तो उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति देश में नहीं है तो संभालेगा कौन पोस्ट? उपराष्ट्रपति। जैसे होता है ना कि स्कूल में प्रिंसिपल सर मैम मीटिंग में गए हैं, नहीं आए हैं, पोस्ट वैकेंट है, तो उस वक्त मुखिया कौन होते हैं स्कूल के? वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो सेम वे में वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो देश के मुखिया होंगे उस वक्त तक जब राष्ट्रपति देश में ना हो या छुट्टी पे हो या किसी भी कारण से ना हो। ठीक, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति की तरह यहाँ पर भी सेम तरीके से चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से? तो चुनाव तो अप्रत्यक्ष तरीके से ही होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है, अलग होता है। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं, यानी कि इसमें जो विधानसभा के सदस्य है वो भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में तो सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य वो सारे भाग लेते हैं। इसमें कौन भाग लेते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। कौन से वाले? चुने हुए सिर्फ। जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, चुने नहीं जाते वो, तो वो वाले वोट नहीं डालेंगे, बाकी सारे सारे उसमें वोट डालते हैं। इसमें विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती, यानी विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट नहीं डालते। उपराष्ट्रपति पद की शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। ओके, और वे राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति भी होते हैं। अब यहाँ पर जो सेम तरीके से हम ये भी देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि मान लीजिए कि दोनों सदन सीधे तौर पर जो राज्यसभा है वो उनके खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देते हैं 2/3 बहुमत से, और लोकसभा है वो भी पास कर दे, तो मतलब इनको पद से हटना पड़ेगा। ठीक, यानी कि इस तरीके से हटाया भी जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति की कार्य या शक्ति क्या होती है? तो इनके ज़्यादा कार्य नहीं होते, यानी क्या क्या कार्य या शक्तियाँ होती है? पहला तो ये कि ये राज्यसभा के सभापति हो, राज्यसभा की जितनी भी कार्यवाही होती है वो एज ए सभापति ये चलाते हैं। ठीक, यानी कि जैसे लोकसभा में कार्यवाही होती है इसी तरीके से राज्यसभा में होती है, तो बिल वगैरह पास होते हैं, कानून वगैरह पारित करने होते हैं, डे टू डे जो बहस होती है, तो वो सारी चीज़ें कार्यवाही वो नियंत्रित करते हैं, संभालते हैं वो उपराष्ट्रपति एज ए सभापति। ठीक, उसके बाद राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्रवाई को चलाते हैं, तो ये तो हो ही गया। और यानी कि मेन कार्य तो ये है। दूसरा कार्य कौन सा? कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पे, उनके त्यागपत्र पे, उनके रेजिग्नेशन पे, उनके एब्सेंस में, उनके हटाए जाने पे, महाभियोग चलाए जाने पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो ये 2 प्रमुख कार्य होते हैं उपराष्ट्रपति के, यानी कि एक तरीके से इमरजेंसी के लिए हमारे पास उपराष्ट्रपति होते हैं कि अगर पद वो खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका उपराष्ट्रपति निभाएंगे, और अदरवाइज ये राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे कार्यपालिका के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका का सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कार्यपालिका को कौन चलाते हैं? मंत्री चलाते हैं। और मंत्री मतलब उनके समूह को हम बोलेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, मुखिया चौधरी जो होते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ये कार्यपालिका कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, तो सरकार के मुखिया ही होते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो देश के मुखिया है, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री है, यानी कि सरकार चलानी कैसे वो हमारे प्रधानमंत्री तय करते हैं। और देश के मुखिया जो नाम मात्र के होते हैं, उनके पास शक्तियां नाम मात्र की, वो होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि समझौते होंगे, सरकार सारे काम उनके नाम पे होंगे, लेकिन एक्चुअल जो पावर होगी, एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यानी कि देश की संसदीय प्रणाली में सर्वाधिक शक्तिशाली जो पद होता है वो प्रधानमंत्री का पद होता है, जिनके पास सारी शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वह किसी पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, 5 वर्ष का होता है, चाहे वो एक पार्टी के नेता हो सकते हैं, गठबंधन का। मान लीजिए कि 200, जैसे अपने यहाँ पे 543 सीटें हैं, ठीक, कितनी है? 543। कितनी चाहिए? 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, यानी कि आधे से एक ज़्यादा चाहिए। तो मान लीजिए कि एक दल को सरकार, एक ही दल है, उसको अगर बहुमत मिल गया तो उसका जो नेता चुना जाएगा वो बन जाएगा
देश का प्रधानमंत्री, या फिर जरूर नहीं कि एक ही दल को, 272 का आंकड़ा है, गठबंधन की सरकार भी तो बन सकती है, तो उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत, यानी कि लोकसभा में उस दल को या गठबंधन को बहुमत होना जरूरी है, उसका लीडर है वो प्रधानमंत्री बनेगा। और हमारे देश में लोकसभा के बहुमत के लिए 272 सदस्य होने आवश्यक होते हैं, यानी कि 272 का जादुई आंकड़ा होता है। वो छू लिया जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने, उसकी सरकार बन गई, और उसमें से फिर वो जितने मेंबर्स है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया कि सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, और हमारे देश में सर्वाधिक शक्तिशाली जो पद होता है वो प्रधानमंत्री का ही पद होता है। अब प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार आता है, चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम हो, प्री बोर्ड यानी कि प्री एनुअल हो, या एनुअल एग्जाम हो, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के कार्य या फिर शक्तियाँ क्या है। पहला जो कार्य होता है प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, जो देश के मुखिया राष्ट्रपति हैं, तो उनके बीच में कड़ी का कार्य करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें बीच में जो कड़ी होती है वो कड़ी प्रधानमंत्री की होती है, एक तालमेल बिठा करके चलती हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, कि चुनते ही हैं कि इनको मंत्री बनाना है, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि मीटिंग होगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अध्यक्ष कौन होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो मंत्रिमंडल का त्यागपत्र भी माना जाएगा, यानी कि उसके बाद अगर नया प्रधानमंत्री बनेगा तो अपना नया मंत्रिमंडल बनाएगा, यानी कि वो गए तो हम मंत्री बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसके साथ साथ संसद में प्रधानमंत्री की स्थिति अद्वितीय होती है। उसी की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसको स्थगित करता है, यानी कि संसद में भी बात की जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, यानी कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुमत नहीं रहा, तो औपचारिक तौर पे ही सही है, राष्ट्रपति को पता है कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा, या कई बार ये होता है कि बहुमत होता तो भी प्रधानमंत्री ये कह देते नहीं हमें जल्दी इलेक्शन करवाने हैं, 4-4.5 साल हुए नहीं, पहले हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति है लोकसभा को भंग करते हैं। संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है, यानी कि सरकार की तरफ से जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी बात रखनी होती है वो प्रधानमंत्री रखते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के, देश की तरफ से वही भाग लेते हैं, वही समझौते करते हैं, होते हैं राष्ट्रपति के नाम से लेकिन करते वही हैं। तो ये कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री की। तो सिंपल से तरीके से समझिए कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, मंत्रियों का चुनाव ये करते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ये करते हैं, मंत्रियों को ये हटा भी सकते हैं, मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता यही करते हैं, देश के प्रमुख निर्णय यही लेते हैं, देश की प्रमुख नीतियां उनके ऊपर अंतिम मोहर यही लगाते हैं, विदेशों के साथ जो समझौते संधियां होती है वो यही करते हैं। ओके, इसके साथ साथ ये लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, सरकार के ये मुखिया होते हैं, सरकार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यही होते हैं। तो मोटे तौर पे आप लिख सकते हो। तो ये जो चीज़ें आसपास की चीज़ें वही यहाँ पे दी गई कि प्रधानमंत्री करते क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो सारे निर्णय मुख्य तौर पे मोहर जो लगती है, वो ठप्पा जो है वो इन्हीं का लगना जरूरी होता है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो पद होता है और मंत्रिपरिषद होती हैं तो उनमें क्या रोल होता है, इनका क्या तालमेल होता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, उस दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि बहुमत वाला जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी की बात की जाए तो बीजेपी है, उनके पास बहुमत है, तो उनके जो नेता है, बहुमत दल के नेता है मोदी जी हैं, तो वो क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। जैसे ही अगर बहुमत चला जाए तो उसका पद भी चला जाता है। जैसे हमने बात की थी कि पहले 13 महीने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी क्योंकि उनका बहुमत चला गया था, एक वोट कम रह गया था 272 से, तो ऐसे गिर भी सकती है। यानी कि मंत्रिपरिषद या बाकी चीज़ों की बात करें तो उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका बने रहना डिपेंड करता है बहुमत के ऊपर। कहाँ, लोकसभा में। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और मंत्री के पद का सत्र क्या होगा, वो कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र होंगे, वो तय करते हैं प्रधानमंत्री। और उनका मंत्रालय कि कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री, कौन गृह मंत्री, कौन रक्षा मंत्री, वो वही तय करते हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिपरिषद का मुखिया भी कहा जाता है। ओके, यानी कि मंत्रिपरिषद की उनकी नियुक्ति, उनके पदों का बंटवारा,
ये सारे कार्य हैं, वो सारे कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जैसे जो पोजीशन स्कूल में प्रिंसिपल की होती है, वही सरकार में पोजीशन होती है, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री की होती है। जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वही तो डिसाइड करते हैं ना किस क्लास के कौन इंचार्ज बनेंगे, किस टीचर के पास कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा, मतलब कि कौन एग्जाम इंचार्ज होगा, कौन टाइम टेबल इंचार्ज होगा, कौन डिसिप्लिन इंचार्ज होगा, कौन एक्टिविटी इंचार्ज होगा। तो वो सारी चीज़ें इसी टाइप से प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे प्रिंसिपल किसी को कभी भी हटा सकते हैं उस चार्ज से, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी कभी भी किसी को हटा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। एक और चीज़ कि जैसे मीटिंग होती है तो अध्यक्ष कौन होते हैं स्कूल में? प्रिंसिपल होते हैं। ऐसे ही जब मीटिंग होती है तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। जैसे बात की जाए हमारे HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे हैं, हरदन अली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुए, तो उस वक्त वो संसद के सदस्य नहीं थे। ओके, तो ऐसे बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के विद इन 6 मंथ उसको उनमें से किसी एक का, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि मंत्री बनने के लिए उसका लोकसभा से होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुमत के लिए लोकसभा में चाहिए बहुमत तो उस दल को, लेकिन मंत्री वो चाहे राज्यसभा का सदस्य तो भी बन सकता है। वो समझ में आ रहा ना? प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जैसे अपने मनमोहन सिंह जी हैं, वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, 10 ईयर्स के लिए वो प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद ये कि मंत्री परिषद का आकार कितना होता है। जो हमारी कार्यपालिका होती है तो उसमें मंत्री होते हैं, चाहे वो राज्य की बात करें मंत्री होते हैं ना, और चाहे वो देश की बात करें, तो उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं। तो संविधान के 91 जो हमारा अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है जितनी भी है उसकी टोटल, उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। पहले क्या होता था, रेवड़ी बांटी जाती थी, मतलब इसको भी मंत्री, उसको भी मंत्री, उसको भी मंत्री, मतलब हर किसी को कुछ न कुछ बना दो। किसी को मतलब ये जैसे ट्रांसपोर्ट का है कि ठीक है सड़क परिवहन मंत्री ये हो गए, जल परिवहन मंत्री ये हो गए, किसी को चाहे साइकिल का बना दो, मंत्री बन जाते थे। बड़ी दिक्कत आती थी, मतलब बहुत सारा सरकार की व्यवस्था चरमरा जाती थी। तो उसके बाद 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये तय किया गया कि लोकसभा या फिर राज्य की बात करें तो वहाँ विधानसभा के कुल जितने सदस्य उसके 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। ठीक, और मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति, हमारे देश की बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर लोकसभा में किसी दल का विश्वास खो दे, यानी कि उसके बहुमत कम हो जाए, तो मंत्रिमंडल है वो ऑटोमेटिक त्याग पत्र दे देगा। मतलब ऑटोमेटिक भंग हो गया, त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, वो भंग माना जाएगा। तो ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ मंत्रिपरिषद की बात। अभी रिसेंटली अगर बात करें कुछ समय की, तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं। बदलाव आने का मतलब ये नहीं कि लिखित तौर पे आए, लेकिन कुछ बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए कि गठबंधन की सरकारों का दौर चला 1990 के बाद। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स आ गई थी, सरकार एक आ जाती है, एक आती है, और लठबंधन की सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार बननी शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या होता है कि गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आ गए। 1989 से 1989 से हमने भारत में गठबंधन की सरकारों का युग देखा। अभी दो जो ये अगर हम बात करें, पिछली और ये सरकार, दोनों सरकार बहुमत की रही है। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो यहाँ पे एक दल को बहुमत है। गठबंधन तो यहाँ भी है, लेकिन दबने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दल के पास अपने खुद की मेजोरिटी है। लेकिन बीच का जो दौर था 1989 से लेकर के 2014 का, वो गठबंधन का दौर था। इसमें एक दल के पास 272 का आंकड़ा नहीं होता था, मिली जुली खिचड़ी सरकार बनती थी, और उसके कारण ये हुआ कि कई बार तो पूरी अवधि भी वो पूरे नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री आते जाते चेंज होते रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना कि एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है। जैसे अब है, अब शक्तिशाली है क्योंकि एक दल का बहुमत है। उससे पहले शक्तिशाली था क्योंकि एक दल का बहुमत होता था। अब क्या बदलाव आ गया? बदलाव ये आ गया कि अब जो अन्य राजनीतिक सहयोगी होते हैं उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेना होता है। पता चले कि वो नाराज होकर चले गए, दूसरे गुट में शामिल हो गए, सरकार गिर गई है। ओके, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए डिस्कस करना होता है कि भाई बता दे क्या करें हम। ओके, ऐसे ही प्रधानमंत्री के जो विशेषाधिकार थे पहले कि जिसको हटा दिया, जिसको लगा दिया,
एक तरीके से चलती थी, दादागिरी कह सकते हैं, वो बंद हो गई क्योंकि उसे भी सोचना पड़ता है, 4 बार सोचना पड़ता है ये करें, कहीं कोई नाराज़ हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे दल जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, गठबंधन में होते हैं, उनकी नीतियों उनके साथ बातचीत करनी होती है, उनकी नीतियां हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है, अपनी मर्जी से वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसके कारण से गठबंधन वाली जो की सरकार है उसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां उतनी नहीं रही है, उतने खुले तौर पे वो डिसीजन नहीं ले पाते जितना कि पहले लिया करते थे या बहुमत दल की सरकार ले पाती है। ओके, तो ये बात हुई प्रधानमंत्री की, जो कि कार्यपालिका के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं। और यहाँ से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री की कार्य तथा शक्तियाँ क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका की। यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा हम डिस्कस नहीं करेंगे कि राज्य कार्यपालिका क्या होती है, कि राज्यों में वो सेम सिस्टम होता है, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी होते हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, सीएम होते हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करें देश की तो द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट हो गए, फिर हमारे यहाँ पे मोदी सर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। ऐसे ही अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली की हम बात कर लें तो यहाँ पे एलजी होते हैं, उसके बाद केजरीवाल जी हैं, सीएम है। तो इसी टाइप का सेम सिस्टम होता है, सेम टाइप के कार्य होते हैं, बस लेवल अलग आ जाता है। तो राज्यों में एक राज्यपाल होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसमें राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यानी कि वो सेम वही काम होता है जो राष्ट्रपति का होता है, वही राज्यपाल का राज्य में होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसा कि संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे ही जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो सीएम बन जाता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्रीय सरकार में, यानी कि केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने पर होते हैं, तो वैसा सेम ही सिस्टम राज्य कार्यपालिका में होता है। फिर भी हम थोड़ा सा जो हमारे सीएम है और हमारे जो गवर्नर है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य कार्यपालिका के मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता। जिस दल को राज्य की विधानसभा में बहुमत मिलता है उसके नेता को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं और बहुमत 63 के आसपास सीटें हैं, वो 62 सीटें हैं, वो है आम आदमी पार्टी के पास। तो बहुमत किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास। तो इस पार्टी के नेता कौन? केजरीवाल, वो बन गए सीएम। तो उनको अपॉइंट किसने किया? एलजी ने किया। तो नियुक्ति तो वो करेंगे लेकिन मर्जी से नहीं करेंगे, जिसको बहुमत मिलेगा। उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? वो 5 ईयर्स का उसका कार्यकाल रहेगा। हालांकि वो दोबारा चुने जा सकते हैं, ठीक, तीसरी बार चुने जा सकते हैं, चौथी बार, जितनी मर्जी चुने जाएं, लेकिन एक बार का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य या शक्तियाँ क्या होती है? वो सेम ही होती है जो प्रधानमंत्री की होती है। वो देश में होती है, ये अपने अपने राज्य में होते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होते हैं, उनके बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल तक पहुँचाते हैं। मुख्यमंत्री को अपने सहयोगी मंत्रियों को चुनने की आज़ादी होती है, वो चुनते हैं और राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। उनके विभागों का बंटवारा भी वही करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता भी होते हैं, ओके, राज्य विधानसभा के नेता भी होते हैं। और प्रशासन संबंधी अगर कोई जानकारी राज्यपाल मांगते हैं तो उसको देने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। तो यानी कि जो पद, जो गरिमा, जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है देश में, वही शक्तियाँ, उसी टाइप की शक्तियाँ होती है वो राज्य में मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चलिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका की जो राज्य में होते हैं, वो होते हैं गवर्नर। गवर्नर की अगर बात की जाए तो इनके पास राष्ट्रपति वाले वो सारी शक्तियाँ या कार्य होते हैं। जैसे राष्ट्रपति होते हैं, नाम के मुखिया होते हैं ना देश के, ऐसे ये नाम के मुखिया होते हैं राज्य के। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि अपनी मर्जी से नहीं करते। प्रधानमंत्री उनको सजेस्ट करते हैं कि इसको आप राज्यपाल बना दीजिए। वह राज्य का मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया नहीं होते। राज्य की सरकार के मुखिया सीएम होते हैं, लेकिन राज्य के मुखिया होते हैं ऑन पेपर। ये एक ऐसा व्यक्ति आमतौर पे होता है जिनको सार्वजनिक जीवन का, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, प्रशासन का एक्सपीरियंस होता है, और उसके ऊपर ज़्यादातर कि ये भी भरोसा कर पाएँ कि वो पार्टी की फेवर नहीं लेगा, मतलब एक तरीके से कि बिना फेवर के फेयर कह सकते हैं, फेयर तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। इस प्रकार के व्यक्ति को राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है सेम टाइम में। ऐसा होता रहता है। अभी आप लिस्ट देखोगे तो आपको 1 या 2 राज्यपाल मिलेंगे जो 1 से ज़्यादा राज्यों को संभाल रहे हैं, ठीक।
उसके बाद बात कर लेते हैं राज्यपाल के कार्य और शक्तियों की कि उनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, सेम उसी टाइप के कार्य होते हैं। वह राज्य सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र सरकार के वो एजेंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार वही अपॉइंट करते हैं, तो उनके एक तरीके से वो एजेंट होते हैं। और राष्ट्रपति की भी वो एक तरीके से एजेंट होते हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मर्जी से तो नहीं कर पाते, जैसे हमने अभी बताया कि बहुमत दल के नेता कोई बना सकते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर वो राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रित भी वही, मान लीजिए इलेक्शन हो गए, ठीक, तो जिस दल को बहुमत मिला उसके नेता को वही आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे कि सरकार बना लीजिए। राज्य के जितने भी काम होते हैं, सरकार के कार्य, वो राज्यपाल के नाम पे ही होते हैं। जैसे देश के कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, वैसे सेम तरीके से चलता है। वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, यानी कि स्टेट के SPSC जो होते हैं, तो उसके सदस्यों की अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा वो विधानसभा के जो सदन का अधिवेशन है उसको बुलाते भी हैं और उसको वो स्थगित भी कर सकते हैं। जो राज्य के कानून होते हैं, विधायक होते हैं, उनको वही स्वीकृत करते हैं, तभी वो कानून बन पाते हैं। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले, मतलब राज्य के, स्टेट के, अगर किसी भी व्यक्ति को सजा हुई है, हाई कोर्ट ने दी है, तो उस व्यक्ति की सजा को वो माफ़ भी कर सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा दे दी है तो राष्ट्रपति के पास मामला जाएगा। हाई कोर्ट ने दी है, कोई मसला है, तो उसको क्षमा कर सकते हैं। यानी कि वो सेम पावर्स है जो राष्ट्रपति के पास देश में होती है, वही उसी लेवल की पावर्स है वो राज्यपाल के पास होती है स्टेट में, ठीक। तो यहाँ पे लगभग सा चैप्टर हमने निपटा डाला है। थोड़ा सा हम लास्ट में, एंड में डिस्कस करेंगे दोबारा से स्थायी कार्यपालिका के बारे में, कि स्थायी कार्यपालिका में क्या क्या होता है। कि स्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही भी कह सकते हैं और इनकी प्रशासनिक सेवा द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे स्थायी कार्यपालिका में IAS, IPS, जितने भी ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। इनको स्थायी इसलिए कहा जाता है कि एक तो इनका चुनाव नहीं होता, इनकी होती है नियुक्ति। होता ना, एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम क्रैक किया या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद ये ऑफिशियल बनते हैं। ये स्थायी होते हैं। सरकार बदली, सरकार ही बदलेगी, ये नहीं बदलेंगे। ये रिटायरमेंट की एज तक वहीं पे रहेंगे, कि जो फिक्स एज होती है उस तक वहीं रहेंगे। तो इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और ये किसी भी सरकार की या कार्यपालिका की रीढ़ की हड्डी वास्तव में यही होते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें बदलाव आते रहते हैं, लेकिन ये बदलते नहीं, और उनके भी जो डिसीजन होते हैं उसमें भी इनका बड़ा हाथ होता है, ठीक। तो ये जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, बल्कि नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं एग्जाम के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, जो भी प्रोसीजर होती है उसके थ्रू। अब नौकरशाहों की, यानी कि ये जो, जिनको हम सिविल सर्वेंट कहेंगे या इनको हम नौकरशाह कह सकते हैं, तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, या स्टेट सर्विसेज होती है अलग अलग सरकार को, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो HCS होती है, हरियाणा सिविल सर्विस, यूपी में यूपी सिविल सर्विस, राजस्थान में राजस्थान सिविल सर्विस होती है। इसी तरीके से जैसे अपनी यहाँ पर UPSC होती है, ऐसे RPSC होती है, इस टाइप से चीज़ें होती है। तो उनके थ्रू अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है, और उससे वो कार्य, उनकी नियुक्ति होती है। जैसे अपने पूरे देश की बात करें तो यहाँ पे UPSC है ना, UPSC है, वो एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके बाद उन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता, ठीक। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं, लास्ट हमारा ये टॉपिक रहेगा कि इनके कार्य क्या होते हैं जो स्थायी कार्यपालिका के। तो इनके कार्य होते हैं, एक तो ये मंत्री परिषद जो होते हैं उनको नीति निर्माण में सहायता देते हैं, उनकी समस्याओं का ये विश्लेषण भी करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन भी यही देंगे। ये प्रशासनिक कार्य को यही संभालते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल तो ये होता है कि एक आदेश दे दिया या फिर सलाह ले ली, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम यही करेंगे। ये नीतियों को तत्परता से लागू करते हैं, विकासात्मक भूमिका निभाते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे विकास होगा, जन कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते हैं, उनका समाधान करवाते हैं। ये पंचवर्षीय योजनाएं, किसी प्रकार की योजना है उनको लागू करवाते हैं या पूरा करवाने में सरकार की मदद करते हैं। यानी कि वो सभी कार्य जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं सरकार के, वो सारे कार्य ये प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, ये सिविल सर्वेंट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमने पूरी सरकार को छान मारा है कि क्या, कैसे, किस तरीके से होता है। तो आराम से अगर पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे से न्यूज़पेपर वगैरह रीड करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि अच्छा, एक्चुअल में ये कार्य इस अंक का है सरकार के, और ये जो पद है वो इस कार्य को करा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो चैप्टर हैं वो सभी भी पब्लिश होने वाले हैं। इसी टाइप की हमारी सीरीज़ है वो हिस्ट्री की भी चल रही है, जियोग्राफी की भी चल रही है, इंग्लिश के भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। यानी कि हम कोशिश करें कि आपके ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, सैम्पल पेपर है, सब कुछ मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जाए, जैसे कि हमने 9th और 10th क्लास में करवा रखा है। तो इसको भी हम साथ ही साथ कवर करें। आपकी तरफ से जब जो छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो इस टाइप के कमेंट्स करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छा कंटेंट है, समझ में आया तो शेयर भी कर दीजिए कीजिए, अच्छा लगता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।